तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास रहने वाली है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की क्लास रहने वाली है। अगर आप रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 में साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप 30 में से 30 लाना चाहते हो अंक, तो आज के इस टेस्ट में हम पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर 50 में से आपने इस क्लास में 40 प्लस को स्कोर आपने कर लिया, तो मैं मानता हूं कि आपकी 30 में से 30 वाली तैयारी है। ठीक है, अगर आप यहां पे 30 प्लस भी कर लेते हो ना 50 में से, फिर भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो उम्मीद और आशा है कि आप क्लास को एंड तक देखेंगे और चैनल पे पहली बार आ रहे तो इनको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने। पहला प्रश्न है साथियों कि कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। साथियों, प्रकार्यवाद से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है इनमें से, बताइए इसका आंसर। तो चार दिए गए हैं, उनमें से जो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। साथियों, जो ये तीन है ना, दूसरे तीसरे और चौथे नंबर वाले, यानी कि जॉन्स आर एंजिल, जॉन डीवी, विलियम जॉन्स, ये तो साथियों प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। लेकिन जो टीचनर है ना, ये प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। साथियों, प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है कौन? टीचनर। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला है कि गेस्टलवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। तो गेस्टलवादियों के अनुसार बताइए साथियों, गेस्टलवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। बताइए साथियों, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को, साथियों किसी वस्तु को वो समग्रता के आधार पर देखता है। किसके आधार पर? समग्रता के आधार पर देखता है। दूसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है। अगला साथियों सवाल ये है कि गेस्टलवादियों के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। बताइए साथियों, गेस्टलवादियों के अनुसार समस्या समाधान के लिए क्या ज़रूरी है। तो साथियों, गेस्टलवादियों ने क्या कहता है कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। किसी ने दिया था? गेस्टलवादी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ व अंतर्दृष्टि वाला। तो इसमें सूझ, सूझ से क्या करेंगे? सूझ से वो समस्या का समाधान करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? अपनी सूझ और समझ से किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। तो गेस्टलवादियों ने क्या कहा था? सूझ के अनुसार सबसे जरूर समस्या समाधान के लिए। चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हैं। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायक है कि स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। बताइए इसका आंसर। तो साथियों, संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है ना, इनको समझने में, साथियों जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा सहायक है। चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जिसका ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाइए। वहाँ पे कुछ भी PDF वगैरह हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों कि लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय, जो नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, किसके अनुसार साथियों? लिंडग्रेन के अनुसार। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? साथियों, यहाँ के अधिगम करता है, अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की परिस्थिति है। तो याद रखना है आपको, अधिगम करता, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थितियाँ। ये लिंडग्रेन के अनुसार, साथियों लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? ये केंद्रीय क्षेत्र हैं, लेकिन विषय वस्तु हैं ये नहीं है। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। इसमें से बताइए किसमें शिक्षा मनोविज्ञान है वो उपयोगी नहीं है। बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो बिल्कुल साथियों, ये पशुओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब ये उपयोगी किस किस के लिए थी? उपयोगी हैं मानसिक अस्वस्थता, मानसिक जो भी अस्वस्थता है उनका पता लगाने में उपयोगी है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी हैं, छात्रों को अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेशन करने के लिए उपयोगी है, लेकिन पशुओं में इनका प्रयोग में उपयोगी नहीं है। चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। साथियों, अगला क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही या फिर ढंग से प्रकट करता है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा?
तो साथियों सीधा और सही सटीक आंसर की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान आदान क्या कहते हैं आधार हैं वो प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान आदान प्रदान, ठीक है, यहाँ पे आदान प्रदान करता है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान, व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान, केवल व्यक्ति की मानसिक समझ, यहाँ पे केवल समझ आ गया मतलब वो नेगेटिव हो गया पहले से अपने आप में। तो यहाँ पे जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक और सही ढंग से प्रकट करता है तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का आदान प्रदान करने में, ठीक है। ठीक है, चौथा ऑप्शन, परिवार परिवार है वो बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर, नियमित रूप से। साथियों परिवार बताइए, परिवार बहुत बार अप्लाइड क्वेश्चंस, ये अप्लाइड क्वेश्चंस हैं। तो बच्चे को परिवार होता है ना साथियों वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। किस प्रकार से? अनौपचारिक रूप से। और जो विद्यालय होते हैं साथियों, विद्यालय होता है ना, विद्यालय, कक्षा, कक्ष, ये सभी साथियों औपचारिक रूप से क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो और जो परिवार होते हैं वो अनौपचारिक रूप से। अगला क्वेश्चन साथियों ये है कि अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान। तो इसमें से याद रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान भी हैं, सामाजिक विज्ञान भी हैं, लेकिन आदर्श यानी कि नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ठीक है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। साथियों अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसने दी? व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है साथियों, ये परिभाषा देने वाले थे तो कौन थे? तो वो थे साथियों स्किनर थे। कौन थे? स्किनर। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा दी स्किनर ने दी। साथियों अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे आत्मा के विज्ञान के रूप में ये तो सही है। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था। क्या कहा था? कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा है वो आत्मा का अध्ययन है। और किसने? प्लूटो ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? आत्मा के विज्ञान के रूप में। और क्या? और साथियों तर्क के विज्ञान के रूप में किसने कहा था? बताइए। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में ये भी सही है, चेतना के विज्ञान के रूप में ये भी सही है, लेकिन तर्क के रूप में ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो तर्क के विज्ञान के रूप में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कथन सही नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला है ना आपका, 2 नंबर वाला ये आपका गलत कथन है। तो 2 नंबर वाला ऑप्शन नंबर 4 में हमें सही से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा करेक्ट। केवल 2 जो कि तर्क के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अगला साथ ये है बहुत बड़ी परिभाषा है, इसमें क्या है? इसमें बताया देखिए मनोविज्ञान की वो परिभाषा किस मनोविज्ञान की? तो देखिए जो सबसे पहले मनोविज्ञान अपनी सबसे पहले आत्मा का त्याग किया है और फिर मन व मस्तिष्क को त्याग किया है, उसके बाद में चेतना का त्याग किया है। ये किसका है? ये किसने स्वीकार किया था? ये किसने स्वीकार है बताइए? तो ये वुडवर्थ की परिभाषाएं, ये वुडवर्थ की परिभाषा है, ठीक है, याद रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान को प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो एक तो धनात्मक भी है, क्लियर है, धनात्मक भी है, और क्या है? ये व्यवहारगत भी है, लेकिन नियामक नहीं है। याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है। तो आपके पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरे में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो धनात्मक विज्ञान है और व्यवहारगत विज्ञान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता, जो सीखने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में है, ठीक है, अधिगमकर्ता एक व्यक्तित्व के रूप में। ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना, लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना, यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वो कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना, लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना, ये अधिगम की जिस श्रेणी में आता है तो वो कौन सी है? तो वो आपकी अधिगम की प्रक्रियाएं। कौन सी है? अधिगम की प्रक्रिया है। अगला है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है?
पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, तो बाल केंद्रित बना दिया। रट लेना, बाल केंद्रित बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ठीक है। व्यवहार याद रखना है कि व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषाएं साथियों स्किनर की हैं। किसकी हैं, स्किनर की। क्लियर है। अगला है कि कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, कौन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, तो इसमें से कौन आते हैं बताइए। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। तो साथियों यहाँ पे जो आते हैं, शिक्षार्थी भी आते हैं, क्लियर है। सीखने की प्रक्रिया भी आती है, क्लियर है। सीखने की परिस्थिति भी आती है, क्लियर है। निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, यानी कि ये सभी आते हैं, और ये सभी हैं ऑप्शन नंबर चौथे में, ABCD। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान, अधिक शिक्षक। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें क्या उपलब्ध कराता है, तो विद्यालय उन्हें उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। क्या करता, अनुभव उपलब्ध करवाता है। अगला है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात की है, तो वो व्यवहारवाद ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, बालक है, शिक्षण है, शिक्षण विधि या फिर पाठ्यक्रम है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। अगर आपने बालक को यहाँ पे टिक किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, तो मनोविश्लेषणवाद का ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, तो किस पर दिया जाता है, बिल्कुल अचेतना पर दिया जाता है, अचेतन पर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट है, बोलो क्लियर है। अगला है कि प्रशिक्षणार्थी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। देखिए प्रशिक्षण जो है तो है शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आधारभूत है कि छात्रों की जो समस्या होती है, व्यवहार, आवश्यक के प्रति अंतरसूझ विकसित करना ही प्रशिक्षणार्थियों हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। अगला है कि निम्नलिखित कौन सा शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम, बताइए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है इसमें से कौन सा, तो वो आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत समानताएं ये आपके शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। बाकी मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम, ये सभी हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि गेस्टाल्टवादियों के जन्मदाता कौन है। गेस्टाल्टवाद या फिर गेस्टाल्टवादियों के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, बताइए गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वर्दाइमर है, कौन है, वर्दाइमर है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा वर्दाइमर साथियों गेस्टल्टवाद के जन्मदाता हैं, बोलो क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। आज सही सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, आपको रीड के लिए अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विलियम जेम्स। अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप आंख बंद करके विलियम जेम्स करना। अगला है कि शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप में समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। तो एक प्रशासक का है, शिक्षक का है, व्यवस्थापक का है या फिर मार्गदर्शक का है, तो ये किसका एक अच्छा गुण है, क्या है, शिक्षार्थी को मनोविज्ञान के रूप में समझना, उसके व्यक्तिगत, उसके शारीरिक, उसके मानसिक, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना, ये किसका एक अच्छा गुण होता है, बताइए इसका आंसर।
तो ये होता है एक शिक्षक का अच्छा गुण होता है। किसका होता है? शिक्षक ही एक विद्यार्थी को समझ सकता है। साथियों याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है तो यही होता है कि बालक में क्या करें? सर्वांगीण विकास करें। क्लियर है? क्लियर है। बालक में सर्वांगीण विकास करना। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो साथियों ये क्या है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अपना ध्यान केंद्र व्यवहारवादी पर किया है। ठीक है। अगला है कि व्यवहारवाद का पिता किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद का जनक या फिर व्यवहारवाद का पिता किसे कहते हैं? तो साथियों जे.बी. वॉटसन को कहते हैं। साथियों जे.बी. वॉटसन को कहते हैं व्यवहारवाद का पिता। क्लियर है। अगला है कि अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है तो वे नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित होते हैं, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है तो साथियों जिन बालकों का पर्यवेक्षण किए जाते हैं वे निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अगला है कि एक अच्छी शिक्षण विधि है तो इसमें से जो एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करें, जो विषय वस्तु स्पष्ट करें, जो प्रश्नों को हल करें, जो विषय वस्तु को विवेचित करें। एक अच्छी शिक्षण विधि साथियों वही होती है जो विषय वस्तु को क्या करें? स्पष्ट करें। विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही एक शिक्षण विधि की एक अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। ऑप्शन आपका दूसरा। शिक्षक को शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण, ठीक है, संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा कक्ष के वातावरण के अनुरूप, शिक्षार्थियों की मानसिक और शारीरिक आयु के अनुरूप, शिक्षण सहायक सामग्री के अनुरूप, पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप। बताइए तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा जो शिक्षणार्थियों की मानसिक और उनकी शारीरिक आयु के अनुरूप साथियों एक शिक्षक को शिक्षण की जो संस्थिति होती है उनको प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला है कि किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? ऐसा ये परिभाषा किसने दी कि शिक्षा मनोविज्ञान है ये जन्म से, व्यक्ति के जन्म से लेकर साथियों वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है? तो ये परिभाषा देने वाले थे साथियों क्रो एंड क्रो। ठीक है, कागला एंड कागला, क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, क्रो और इसको याद करने की ट्रिक यही है कि क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? कागला एंड कागला कहते हैं कि ये जन्म से लेके, कागला होता है ना, ये जन्म से लेके वर्दा यानी कि बुढ़ा होता है, वर्धावस्था तक ये क्रो क्रो करता रहता है। ठीक है, जो ये कोआ होता है ये जन्म से लेकर वर्धावस्था तक क्रो क्रो करता रहता है। अगला है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ये जर्मनी के जो लिपजिंग शहर है ना, लिपजिंग शहर, जर्मनी के लिपजिंग शहर में ये स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट। अगला है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जो अंतर्निहित क्षमताओं तथा क्षमताओं का अध्ययन करता है। बताइए, देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। तो ये करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही से नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे सही से सम्मिलित नहीं किया गया? बताइए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए व्यवहारवाद के जनक कौन है साथियों? वॉटसन है, ये तो कथन सही है। साथियों संरचनावाद के जो जनक है वो कौन है? संरचनावाद के जनक यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉन डुई गलत हो रहे हैं। जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक ये किसने दिया था? जीन पियाजे का है। गेस्टाल्टवाद वर्दाइमर अभी हमने बात की थी। जो संरचनावाद हैं ये हैं जॉन डुई ने नहीं दिया था। ऑप्शन आपका दूसरा है गलत यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान है तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है, अप्लाइड विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान साथियों जो है इसमें से क्या है?
तो शिक्षा मनोविज्ञान साथियों अनुप्रयुक्त विज्ञान है। क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। क्या है? अप्लाइड साइंस अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला है कि शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है, बताइए, जबकि आगे आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। देखिए साथियों, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है कब हो सकता है? तो वो हो सकता है कि अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए तो ही ये प्रभावी हो सकता है। क्लियर है? अगला है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसका है? ऐसा किसने कहा था कि जो शिक्षक होता है वो अनेक धारणाएं एवं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में उनको योग देता है? तो ये कथन साथियों किसका है? तो ये साथियों कुप्पू स्वामी का है। किसका है? कुप्पू स्वामी का कथन है। बोलो क्लियर है? अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ने जिसका संबंध सीखने से है। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था स्किनर ने। बोलो क्लियर है? स्किनर ने दिया था। अगला है कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बताइए, अभी हमने इसकी चर्चा की थी। तो जेबी वॉटसन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से होते हैं? शिक्षक के तीन केंद्र बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो एक शिक्षार्थी होता है, एक शिक्षक होता है, एक विषय वस्तु होती है। क्या होते हैं? एक तो विद्यार्थी खुद होता है, एक शिक्षक भी होता है, एक जो पाठ्य सामग्री विषय वस्तु होती हैं वो होती हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अनुशासन बनाए रखना में सहयोग, कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन। तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। बताइए कौन सा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान है वो अनुशासन में भी सहयोग करती हैं, कक्षा में समस्याओं का समाधान में भी सहयोग करती हैं, आकलन और मूल्यांकन में भी सहयोग करती हैं। इसीलिए अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी नहीं है? तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइंस है। शिक्षा का विज्ञान भी है, धनात्मक है, लेकिन मानक यानी कि नॉमिनेटिव नहीं है। नॉमिनेटिव नहीं है, समझ जाना। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन से होते हैं? शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन से होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं अगर आप डेली देखते हो तो। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व होते हैं तो साथियों, अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थितियाँ। क्या होते हैं? अधिगमकर्ता के अधिगम होते हैं, अधिगम अनुभव होते हैं, प्रक्रिया होती है और परिस्थिति होती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, ये परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान ये शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा पील की है साथियों, पील की है, या रट लेना। ठीक है, पील की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, ये शिक्षा का ही क्या है? विज्ञान है। बोलो क्लियर है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व है कि विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं समझने में, अधिक प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये सभी की सभी है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? जो कथन असत्य कथन है वो कौन सा है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं है, प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मापन की विधियों से परिचित है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ विधियों की जानकारी देता है। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, पहले में जो है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो वो आपका कथन असत्य है कहीं ना कहीं। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा है? विषय वस्तु की व्याख्या के लिए जो उपयुक्त पद है वो कौन सा है? तो उपयुक्त पद है विकासशीलता है। अगला है कि गिज्जूबाई जो बगेका के बाल विकास अध्ययन पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? गिज्जूबाई बगेका पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा है बाल विकास अध्ययन पर? जो पढ़ा है मारिया मोंटेसरी का पढ़ा है। किसका पढ़ा है? मारिया मोंटेसरी का। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गर्भकालीन वो नवजात शिशुओं के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो कौन सा यहाँ पे उपागम है जो गर्भकालीन वो नवजात शिशुओं के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है?
तो वो माना जाता है दैहिक उपागम। कौन सा? दैहिक उपागम, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो कैसी लगी क्लास? इसको करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब कुछ करना है। अगली आपको क्लास किसकी चाहिए कमेंट करके ज़रूर दसना। धन्यवाद।